सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन पातल चैनल पर। मैं उमेश पाठक, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के विषय का भाग 2, स्वतंत्र भारत में राजनीति। उसका पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उसमें 2 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। आज हम इन 2 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, अगस्त 1947 में नव स्वतंत्र भारत के सम्मुख कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी? ये प्रश्न हर बार लगभग रिपीट होता रहता है। और दूसरा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे, या क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था? विवेचना कीजिए। इन 2 प्रश्नों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, अगस्त 1947 में नव स्वतंत्र भारत के सम्मुख कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी? ये प्रश्न कई बार रिपीट होता है बच्चों। हर बार परिषदीय परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, अर्धवार्षिक परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। इस पाठ का, इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 चुनौतियां आजाद भारत के सामने। हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने एक खस्ताहाल देश हमें दिया, 2 टुकड़े बनाकर दिया, भारत और पाकिस्तान। भारत के सामने काफी समस्याएं थी उस समय। तो शरणार्थियों की समस्याएं थी, उस देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम तनाव फैल रहा था देश में। बिल्कुल नया राज्य, नया देश। पहली जो चुनौती थी, राष्ट्रीय एकता की चुनौती। स्वतंत्र भारत के समक्ष सर्वप्रथम और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की समस्त विविधताओं के लिए स्थान हो। भारत कई विविधताओं वाला देश है। भौगोलिक विविधताएं, कहीं ऊंचे हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं बड़े बड़े मैदान हैं, कहीं रेगिस्तान है, पठार है, समुद्र तटीय मैदान है, पहाड़ी प्रदेश है। भाषाओं की दृष्टि से अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन है लोगों के बीच, अलग अलग धार्मिक विविधताओं वाले देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जितने भी धर्म संसार में हैं, सभी धर्म को मानने वाले भारत में रहते थे। इन सारी विविधताओं को एकता के सूत्र में पिरोने की चुनौती स्वतंत्र भारत के सामने थी। उस समय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को स्थान दे दिया था। जो भारत राज्य था, धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया गया था। तो सभी धर्मों को साथ लेकर, सभी विविधताओं को साथ लेकर, सभी संस्कृतियों को साथ लेकर आगे बढ़ने की चुनौती भारत के सामने प्रमुख थी। तात्कालिक परिस्थितियां जो थी, उस आधार पर यह माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं के होने के बावजूद भारत एक राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं रह सकता, एकता के सूत्र में नहीं बच सकता। लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। बल्कि विविधताओं में भारत की सुंदरता दिखती है। क्या भारत केवल राष्ट्रीय एकता की बात पर सर्वाधिक ध्यान देगा? ये भी प्रश्न उस समय था। सिर्फ राष्ट्रीय एकता पर सर्वाधिक ध्यान देगा तो अन्य मुद्दे गौण हो जाएंगे, शेष उद्देश्य खत्म हो जाएंगे। क्या ऐसे में प्रत्येक क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? ऐसा करना भी संभव नहीं था। देश में अलग अलग जगह से, कई जगहों से अलगाव की भावना उत्पन्न हो रही थी। तात्कालिक सर्वाधिक तीखा प्रश्न यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। तो पहली चुनौती, एक बार फिर से, राष्ट्रीय एकता की चुनौती।
पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की चुनौती। जब तक राष्ट्र एक सूत्र में नहीं बच सकता तब तक कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। अब है दूसरी चुनौती। स्वतंत्र भारत के सामने दूसरी प्रमुख चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। नए राष्ट्र के समक्ष दूसरी चुनौती लोकतंत्र स्थापित करने की थी। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था, क्योंकि भारत इससे पहले कई लंबी समय तक गुलाम रहा, राजतंत्र यहाँ पर रहा, शोषण यहाँ के लोगों का हुआ, तो लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति एक आकर्षण था। तो लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती आजाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं लोगों को। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो कानूनी अधिकार उसे बना दिया गया है। प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया। संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र, इसका अर्थ है भारत में जनता के प्रतिनिधि जनता के लिए काम करेंगे। संसद में जो जनता के प्रतिनिधि जाएंगे, संसद के 2 सदन, राज्यसभा लोकसभा, लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। राज्यसभा उच्च सदन, इसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, राज्यसभा के सांसदों का चुनाव करती है, जिसमें राज्यसभा स्थायी सदन है और राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। दूसरा सदन, लोकप्रिय सदन उसे कहते हैं लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। भारत का हर वयस्क नागरिक वोट देने का अधिकारी उसमें रहता है। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता भारत का प्रधानमंत्री होता है। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उस दल की केंद्र में सरकार बनती है। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान का होना आवश्यक है। भारत ने संविधान को लोकतांत्रिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको हटके बता दूं, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको थोड़ा याद दिला देता हूं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कई सारे देशों के संविधान का अध्ययन करके, सारे देशों के संविधान से अच्छी बातें लेके भारत का संविधान बनाया गया। संविधान लोकतांत्रिक हो ये तो जरूरी है ही, उससे ज्यादा जरूरी है लोगों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना। तो लोगों में लोकतांत्रिक भावना का विकास हो, उसके लिए सरकारों ने प्रयास किए। जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा सर्वोपरि है, सर्वोपरि स्थान इसमें शिक्षा का है। तो दूसरी जो चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। पहली हो गई राष्ट्रीय एकता की चुनौती और दूसरी चुनौती हो गई लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती थी उस समय वो थी विकास की चुनौती। औपनिवेशिक सरकार ब्रिटेन की भारत का शोषण करके गई थी। उसका उद्देश्य ही शोषण करना था। औपनिवेशिक सरकार का उद्देश्य संसाधनों का शोषण करना होता है। तो इस समय रिक्त राजकोष, बेरोजगारी, भूखमरी, उद्योगों का अल्प विकास, ये समस्याएं थी। तो इनका विकास कैसे हो, नए राष्ट्र के समक्ष तीसरी चुनौती विकास की थी। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का भला हो, न कि किसी विशिष्ट वर्ग का। संपूर्ण समाज का भला करने की चुनौती थी, किसी वर्ग विशेष की नहीं। इस दृष्टि से संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। समानता का व्यवहार किया जाए, देश के संसाधनों पर सभी का समान रूप से अधिकार हो।
और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को अवश्य पूर्ण करना था। लोक जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के भाग 4 में, उनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। भले ये राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है मौलिक अधिकारों की तरह, लेकिन कोई भी सरकार इन उद्देश्यों को, इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू किए बिना अच्छी सरकार नहीं चला सकती, अच्छा शासन व्यवस्था नहीं चला सकती। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, 1947 में नव स्वतंत्र भारत के सम्मुख कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। पहली चुनौती थी राष्ट्रीय एकता की चुनौती, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, और तीसरी जो चुनौती थी वो थी विकास की चुनौती। ये पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब है दूसरा प्रश्न है, भारत विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे। हम जानते हैं 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान और भारत। भारत का विभाजन का विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कर रहे थे। गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तान का निर्माण उनकी लाश पर होगा। गांधी जी सहित कांग्रेस के बड़े जो नेता थे भारत विभाजन के विरोधी थे। लेकिन मुस्लिम लीग के जो नेता थे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना को भारत के विभाजन के लिए कुछ लोग पूर्णतः उत्तरदायी मानते हैं। यह बात एक सीमा तक ठीक भी थी। जिन्ना की हर धर्मी के कारण ही भारत विभाजन की समस्या उत्पन्न हुई। मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम जिनको पाकिस्तान में कहा जाता है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कारण थे जिनकी वजह से भारत का विभाजन होना अपरिहार्य हुआ। जैसे सबसे पहला कारण था वो था ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की नीति। ब्रिटिश शासक बड़े कूटनीतिज्ञ थे। वह भली भांति जानते थे अगर भारत पर शासन करना है तो हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाना होगा। उनके यह उद्देश्य की पूर्ति हुई। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में आपस में पारस्परिक जो अविश्वास के भाव उत्पन्न किए, उन्होंने दोनों को भड़काया और पारस्परिक अविश्वास की भावना हिंदू मुस्लिम में हुई, तो जिससे जो है अंग्रेजों को बड़ा फायदा मिला। और यही जो हिंदू और मुसलमानों में फूट डालो और राज करो की नीति थी, यही आगे चलकर पाकिस्तान की मांग का कारण बना। मुस्लिम लीग ने किसी भी प्रकार से 1940 के बाद तो किसी भी प्रकार से उन्होंने जो है भारत में सहयोग नहीं किया। भारत में जो है भारत की सरकार का सहयोग नहीं, चाहे अंतरिम सरकार थी उसका भी सहयोग नहीं किया। तो एक प्रकार से ये लगने लगा कि अब भारत का विभाजन होना ही है, नहीं तो चल नहीं सकता है। पहला कारण तो ये होगा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। दूसरा कारण हिंदू मुसलमानों के बीच पारस्परिक अविश्वास। हिंदू और मुसलमान दोनों ही जातियों के लोग एक दूसरे के प्रति अविश्वास रखते। हिंदू मुसलमानों को अपने से नीची जाति का समझते थे और यह मानते थे मुसलमानों द्वारा किसी भी वस्तु को छू लेने भर से वह अछूत हो जाएगी या उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमान लोग ईसाइयों के ज्यादा नजदीक हो गए, ईसाइयों पर ज्यादा भरोसा करने लगे, ईसाई धर्म के अनुयायियों पर ज्यादा भरोसा करने लगे और यही अविश्वास भारत विभाजन का कारण बना। तीसरा कारण हिंदू सांप्रदायिकता का दुष्प्रभाव। वीर सावरकर ने कहा था भारत को एकता के सूत्र में बंधा राष्ट्र नहीं माना जा सकता, वरन हिंदू और मुस्लिम मुख्य रूप से 2 राष्ट्र हैं। ये वीर सावरकर ने 1937 में कहा था। तो यही हिंदू सांप्रदायिकता का जो दुष्प्रभाव है ये भी भारत विभाजन का कारण बना। भारत विभाजन का चौथा कारण था लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस पार्टी ने
लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, व्यवहार में अनेक भूलें की। 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो इसमें सबसे बड़ी भूल ये थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर दिया, यानी चुनाव जो है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचित होंगे, संपन्न होंगे। जो निर्वाचन क्षेत्रों को सांप्रदायिक आधार पर बांटकर चुनाव होंगे, ये कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया था। सबसे बड़ी भूल ये थी। 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग को सम्मिलित करने के प्रश्न पर कठोर रवैया कांग्रेस ने अपनाया। ये कई तरह की भूलें थी जो मुस्लिम लीग को अलग देश की मांग के लिए वो प्रेरित हुए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने कायदे आजम कहा, तो इससे मोहम्मद अली जिन्ना का अहम और हौसला बढ़ गया। उन्होंने अपने को बड़ा नेता मान लिया। उन्होंने कहा मैं जो मांग करूंगा वो पूरी होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह की भूलें थी। तो जो पांचवा कारण था जिन्ना की हठधर्मिता, सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसे माना जाता है। जिन्ना अपने द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रति दृढ़ रहे। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। 1940 ईस्वी के पश्चात संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए जो भी योजनाएं प्रस्तुत की गई सरकार द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो जिन्ना की पाकिस्तान निर्माण की हठधर्मी के कारण कोई भी योजना स्वीकार नहीं की जा सकी। चाहे कैबिनेट मिशन योजना हो या इस तरह की क्रिप्स मिशन हो, जो भी योजनाएं थी। अंतरिम सरकार की असफलता। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग के नेताओं जो मंत्रिमंडल में शामिल थे उन्होंने उस सरकार का सहयोग नहीं किया, जिससे अंतरिम सरकार असफल हो गई। लियाकत अली खां जो मुस्लिम लीग के नेता थे, उनके पास वित्त विभाग था, वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने जो है कांग्रेस सरकार की या उस समय अंतरिम सरकार की प्रत्येक योजना में बाधा उत्पन्न की, जिससे जो है अंतरिम सरकार असफल हो गई। लीग की सीधी कार्रवाई तथा सांप्रदायिक दंगे, ये 7वां कारण था। जब लीग को संवैधानिक साधनों से सफलता नहीं मिली तो उसने मुसलमानों को सांप्रदायिक उपद्रव करने के लिए उकसाया तथा लीग की सीधी कार्रवाई की योजना के अंतर्गत नोआखाली तथा त्रिपुरा में अनेक दंगे करवाए गए। तो जब ये हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई से, तो एक प्रकार से लगने लगा कि अब ये मुस्लिम लीग या ये इस तरह के लोग पाकिस्तान का निर्माण किए बिना चुप नहीं बैठेंगे। देश के विभाजन का यह भी एक कारण रहा। पाकिस्तान की स्थिरता में संदेह। अनेक कांग्रेसी नेताओं को यह लगता था कि पाकिस्तान भले ही अभी अलग हो जाएगा, लेकिन भविष्य में वह एक देश के रूप में स्थिर नहीं रह पाएगा। उनका विचार था भारत का जो विभाजन होगा अस्थायी होगा। उनका यह भी विचार था पाकिस्तान राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से एक स्थायी राज्य नहीं हो सकता। यह कभी न कभी भारत संघ में सम्मिलित हो ही जाएगा। ये थोड़ा सा एक भूल थी, कांग्रेस के नेताओं का विश्वास था ऐसा। सत्ता के प्रति आकर्षण, अगला कारण जो भारत विभाजन का था। इस समय तक कांग्रेस पार्टी के नेता भी, मुस्लिम लीग के नेता भी जो है कई सीनियर हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। इनके जो नेताओं में सत्ता के प्रति कहीं न कहीं थोड़ा सा आकर्षण भी हो चुका था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते करते भारतीय नेता बूढ़े हो चले थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे थे। अब उनमें और अधिक संघर्ष करने की शक्ति तथा साहस नहीं रह गई थी। यदि वे माउंटबेटन योजना को स्वीकार नहीं करते तो पता नहीं कितने वर्षों बाद उन्हें सत्ता का सुख भोगने का अवसर प्राप्त होगा। ये भी एक प्रश्न था। देश आजाद होगा भी या नहीं होगा, ये भी प्रश्न था। तो सत्ता के प्रति आकर्षण ये उतना महत्वपूर्ण कारण तो नहीं माना जा सकता, फिर भी कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम तो करता ही है। सत्ता हस्तांतरण के संबंध में ब्रिटिश दृष्टिकोण था अगला कारण। भारत विभाजन के संबंध में ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण यह था कि इससे भारत एक निर्बल देश हो जाएगा।
तथा भारत और पाकिस्तान सदैव एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। निसंदेह ब्रिटेन की यह इच्छा आज भी काफी सीमा तक पूरी हो रही है। भारत और पाकिस्तान के संबंध उतने अच्छे नहीं है, कूटनीतिक, राजनीतिक या कोई संबंध ऐसे नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच, अभी भी तनाव का माहौल है। लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। भारत विभाजन का एक बड़ा कारण लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव था। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनका विशिष्ट व्यवहार, राजनीतिक चातुर्य तथा व्यक्तित्व के प्रभाव से कांग्रेस के नेताओं को भारत विभाजन के लिए सहमत कर दिया। बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे माउंटबेटन, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ब्रिटेन के भारत में। तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को भारत विभाजन के लिए मनाई दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का माउंटबेटन के साथ मित्र व्यवहार था, इसलिए माउंटबेटन नेहरू और पटेल दोनों को भारत की विभाजन की योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार कर पाने में सफल हो गए। तो लॉर्ड माउंटबेटन का भारत के विभाजन में बहुत बड़ा योगदान था। तो कई बार ये प्रश्न भी उठता है इसके बाद, क्या भारत विभाजन इन कारणों के होते हुए भी क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र कराना था, उसका उद्देश्य देश का विभाजन नहीं था। जब भी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो उसका उद्देश्य राष्ट्र की स्वतंत्रता थी, राष्ट्र का विभाजन नहीं था। लेकिन जो इस तरह की समस्या देश के सामने होने लगी, जो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां थी, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का विभाजन होना ही था। देश को आजाद अगर करना था तो देश का विभाजन मानना भी हमारी मजबूरी हो गई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहते हैं, उनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, भारत विभाजन अनिवार्य नहीं था और नेहरू और पटेल जैसे नेताओं ने उसे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर स्वीकार किया था। लेकिन दूसरे पक्ष का विचार है विभाजन को टाला नहीं जा सकता था, उन परिस्थितियों में विभाजन अनिवार्य था। वस्तुतः यह विचार ही सत्य के अधिक समीप दिखाई पड़ता है कि उन परिस्थितियों में विभाजन अनिवार्य ही था, विभाजन को रोका नहीं जा सकता। हिंदू मुस्लिम दंगे, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता, अंतरिम सरकार की असफलता, ब्रिटिश सरकार की शासन करो फूट डालो की नीति, सरकार की अस्थिरता, तो ये सारे कारण थे जिनसे भारत का विभाजन अनिवार्य हो गया था। तो साथियों, दो प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की है। न स्वतंत्र भारत के सम्मुख तीन प्रमुख चुनौतियां क्या थी और भारत विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे, क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था, इन विषयों में हमने इस एपिसोड में चर्चा की है। मुझे आशा है आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।